Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good, safe as always. So let's start with today's chapter. Today's chapter is atoms and molecules. Okay, so let's start. एक्चुअली चलो सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए मैटर क्या होता है. मैटर किसका बनता है. मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस और हैज़ सम मास एंड वॉल्यूम. ठीक है, वो मैटर होता है, कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है. ठीक है, और मैटर किसका बना हुआ होता है. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, और उसके बाद में एटम एंड मॉलिक्यूल्स है ना. तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है. एटम. ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी किसकी बनी हुई होती है, सेल्स की बनी हुई होती है ना. वैसे ही पार्टिकल्स किसके बने हुए होते हैं, जो कि मैटर जो किसका बना हुआ पार्टिकल्स का. और स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम. कोई भी कंपाउंड कोई भी चीज़ होती है किसका बना हुआ होता है, एटम का बना हुआ होता है हर चीज़. ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम, एटॉमिक मास, एटॉमिक सिंबल, मॉलिक्यूल, कंपाउंड है ना, कंपाउंड, एटम, आयन, इनके वैलेंसी, रेडिकल जो फ्री रेडिकल वगैरह होते हैं, केमिकल फार्मूलाज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. तो सबसे पहला है केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कोई भी रिएक्शन में जब क्या होता है, कोई दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस बन के रिएक्ट करते हैं आपस में, जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल A+B क्या बना, AB. तो इसमें क्या है, इसमें देखो AB क्या है, रिएक्टेंट, और ये जो AB आया वो क्या है, प्रोडक्ट. ठीक है ना. तो अब रिएक्टेंट क्या होता है, जब कंबाइन होती है, जो कोई दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, उनको तो रिएक्टेंट बोलते हैं. और प्रोडक्ट वो होता है जो आपस में जाके बाद में रिजल्ट निकलता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, फिर है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिए थे, पहले ये देखो किसने दिए थे, और इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन किया था वो किसने किया था. वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था, एक तो थे जोसेफ और एक थे लाविसियर. ओके, अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो लॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन के. एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. ठीक है, तो अभी हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, तो इसमें हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो सबसे छोटी यूनिट है वो एटम है. और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा किससे बड़े होते हैं, वो एटम से बड़े होते हैं. एटम छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें क्या होता है, मैटर कैन बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब मैटर क्रिएट भी नहीं कर सकते जो हमारे आसपास अवेलेबल है, और उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में. ठीक है, वैसे नहीं, वैसे तो आपके आसपास में कोई भी चीज़ पड़ी है ना, कोई पत्थर है तो आप उसको तोड़ दोगे, तो मैटर है भाई, उसके मास है तो उसको तोड़ दोगे. ऐसे नहीं होता ना, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. जैसे और इसमें जैसे एग्जाम्पल एक रिएक्शन लेते हैं, A+B. ओके, AB रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है AB साथ में. ओके, तो इसमें A का मास है 4 ग्राम और B का मास है 6 ग्राम. तो ये टोटल कितना हो गया, 10 ग्राम. तो इसका मतलब ये नहीं है कि इधर A का मास 4 ग्राम है और प्रोडक्ट में जाके A का मास 7 ग्राम हो जाएगा. नहीं, प्रोडक्ट में भी मास इक्वल रहेगा. A का मास 4 ग्राम ही रहेगा एंड B का 6 ग्राम ही रहेगा. टोटल 10 ग्राम ही रहेगा. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास प्रोडक्ट का होता है वही इक्वल होता है रिएक्टेंट के. इसलिए हम कह रहे हैं मास कभी भी क्रिएट नहीं होता और ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है. ठीक है, और जैसे जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की हम जब बात करते हैं तो देखो, हाइड्रोजन को जब हम H लिखते हैं, जब तक हाइड्रोजन को हमने H लिखा है तो ये क्या है, हाइड्रोजन इज एटम. ठीक है, तब तक हाइड्रोजन एटम है. और जब हम हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे तो इट्स नॉट एटम, इट इज़ कन्वर्टेड एज अ मॉलिक्यूल. तो ये मॉलिक्यूल हो गया इसमें. ठीक है, ये मॉलिक्यूल हो गया. और जब हम इसको
2H2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हो गए। ओके, समझ में आया, तो मतलब 2 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट लॉ पे। चलो उससे पहले एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन का ये दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर H2O कैसे बन रहा है, H2 + O2 बन रहा है H2O। फिर इसको हम लोगों ने क्या किया है, बैलेंस कर दिया है। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर दिया, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के भी 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपस में बैलेंस हो चुकी है। केमिकल जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है, ठीक है। तब इसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का मास कितना है 1, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, ठीक है। उसके बाद में हमने इसको सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है, तो ये देखो 2H2 का मतलब है, 2H2 का मतलब क्या हो गया, H का मास कितना है 1 है, ठीक है। तो 2 हो गया, 2H2 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है ना भाई। 2 भाई H का 1 है, H × 2 कितना हो गया 2, तो 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, राइट। तो चलो वापस देखते हैं, 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन की कितने हैं 2 है, तो मतलब 2 × 16 हो गया, 2 × 16 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 36 ग्राम आएगा, ठीक है। और वैसे ही H2O का उस साइड का हम सॉल्व करके देखते हैं, वही 2H2 का मतलब कितना हो गया 4 है ना। उसको सॉल्व कर लिया, भाई हाइड्रोजन का मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गए, 2 × 2 4, तो फिर वापस आगे देखो प्लस ऑक्सीजन का क्या है 16, पर आगे यहाँ पे देखो ये 2 लगा हुआ है ना, ये 2 भी तो ऑक्सीजन के साथ ही रहेगा, तो 2 × 16, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो रिजल्ट है वो इक्वल है, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपस में इक्वल आ रहा है ना 36 ग्राम, ठीक है। फिर हम आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है कि सपोज हम कोई भी कंपाउंड है जो कि कोई भी एनीथिंग कंपाउंड है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर वहाँ पे हम कुछ यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट है तो वो स्पेसिफिक है, उनका रेशियो और प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स होता है। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं CO2, तो अगर हम CO2 यूज़ कर रहे हैं तो CO2 में कार्बन एंड ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, तो इसकी जगह हम कार्बन की जगह सल्फर तो नहीं ले सकते ना, कोई और एलिमेंट नहीं ले सकते, कार्बन की जगह हम कार्बन ही लेंगे, ठीक है। इसकी जगह हम दूसरा एलिमेंट नहीं ले सकते CO2 के लिए। तो ये क्या है कि स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं जो इनकी प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो CO2 का रेशियो कितना है, CO2 का रेशियो कितना है 1:2, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो 1:2 हो चुका है, ठीक है। और इनका मास का भी क्या फिक्स होगा, मास का कैसे फिक्स होगा, कार्बन का मास कितना है 12 है और ऑक्सीजन का कितना है 2 × 16, तो कितना हो गया 2 × 16 हो गया ना। तो यहाँ पे 12 रेशियो 32, फिर आगे इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं 12 रेशियो 32 को आपस में कट करके, 12 रेशियो 32 को हम आपस में कट करके इसको शॉर्ट कर देते हैं, 2 की टेबल से कट करते हैं, 6 आ गया, 1 16 है ना। फिर और शॉर्ट करना चाहे तो और कर सकते हैं, तो 3:8 हो जाएगा, ओके। तो कहने का मतलब है इसमें सब चीज़ें क्या फिक्स होती है, ठीक है। पहले से चाहे हम कुछ भी ले लो, एक रिएक्शन और ले लेते हैं, जैसे CH4 कोई भी फ्यूल लिया हमने, जैसे CH4 लिया मीथेन, इसका हमने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या होगा CO2 + H2O, मतलब वेपर रिलीज होंगे। तो इसमें CO2 मतलब कार्बन का वही है ना, एलिमेंट वही है, इसका रेशियो देखो हर जगह सेम ही रहेगा, वो वही 1:2 ही है, 3:8 ही है इसका मास का रेशियो, ठीक है। एक रिएक्शन और देख लो, क्विकलाइम का देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या होता है क्विकलाइम बनता है, प्लस में CO2 रिलीज होती है। तो यहाँ पे भी देखो CO2 क्या है, वही सेम ही है ना। अभी जो 3 रिएक्शन हमने देखी, तीनों रिएक्शन में इनका वॉल्यूम का क्या था, रेशियो कितना था 1:2 ही था,
और मास का रेशो 3:3:8 ही था CO2 का, चेंज नहीं हुआ। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कहने का मतलब है कि ये चीज़ फिक्स रहती है, एलिमेंट्स आर फिक्स एंड रेशियो और प्रोपोर्शन आर ऑल्सो फिक्स, मतलब ये स्पेसिफिक चीज़ें फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होती है, ये चेंज नहीं होगी, फिक्स और रहेगा, स्पेसिफिक रहेंगी ये चीज़ें। फिर हम आते हैं एटम। एटम क्या होता है? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं कि प्योर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जैसे इनर्ट गैसेज है वो सब क्या होती है, प्योर फॉर्म में होती है, जैसे कि हीलियम हो गई, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो इनका जो अवेलेबल होती है क्या होती है, अकेले प्रेजेंट होती है ये सारी, ठीक है। तो कहने का मतलब है एटम अकेले भी प्रेजेंट हो सकता है, एटम जो कि होता है, और एलिमेंट के साथ में, मतलब जैसे हीलियम है तो ये सिंगल प्रेजेंट है, नियॉन है ये सिंगल प्रेजेंट है ना, और मे बी क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं भी हो, मतलब ये तो इंडिपेंडेंट है इनर्ट गैसेज, और विदाउट इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, मतलब किसी और पे डिपेंड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि सल्फर है, सल्फर का क्या होता है, S8 होता है। तो S8 देखो यहाँ पे सिंगल नहीं है ना, सल्फर सिंगल नहीं है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका क्या फॉर्म होता है, ये S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसके साथ में इसके 8 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स है ना, ये ऑक्टेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके। और अगर हम सारे के सारे एटम कंपेयर करता है तो जो हाइड्रोजन एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। और एटम क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, इनका साइज़ क्या होता है, देखो ये नैनोमीटर की यूनिट में होता है, तो 1 नैनोमीटर कितने के इक्वल होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर, मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी हो गया, बहुत छोटा। और हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है जिसका साइज़ कितना होता है, 10⁻10 नैनोमीटर है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं IUPAC बोलो या फिर IUPAC बोलो, ठीक है। ये क्या, इसका फुल फॉर्म हम देख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स के जो नेम होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, वो सब कैसे दिए गए हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सिंबल इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट और फर्स्ट 2 लेटर, इसका कहने का मतलब है कोई भी एलिमेंट है, सपोज हम लेते हैं लिथियम, तो लिथियम का क्या होता है, LITHIUM, लिथियम का स्पेलिंग ये है, ठीक है। तो लिथियम में क्या होता है, देखो सबसे पहले इसका सिंबल क्या होता है लिथियम का, Li। तो Li का कहने का मतलब क्या है, इसके फर्स्ट 2 लेटर्स लिए, ठीक है, फर्स्ट 2 लेटर लिए। या फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में हमने क्या किया है, इसका ओनली फर्स्ट लेटर लिया है, हाइड्रोजन का H लिया है, और हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा एंड सेकंड लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन में सिंगल लेटर लिया है, किसी में 2 भी लेते हैं, किसी में 1 भी लेते हैं, ठीक है। और कुछ में क्या होता है, तो यहाँ पे वही चीज़ बता दी गई है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल वही दे दिया है, जैसे मैंने आपको लिथियम हाइड्रोजन का लिया है, यहाँ पे लेड का एग्जाम्पल दिखा दिया। तो लेड दोनों स्मॉल में नहीं लिखे जाते कभी भी, जैसे सोडियम है, सोडियम नहीं, सपोज हम ले लेते हैं हीलियम लेते हैं, तो हीलियम को हम क्या लिखते हैं, HE लिखते हैं, ना कि हम HE नहीं लिखेंगे, ये गलत है, दिस इज़ द करेक्ट वे। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ध्यान रखना, ओके। उसके बाद हम आते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हम सोचते हैं अरे सोडियम है, सोडियम का तो Na है, Na क्या होता है, हाँ Na न तो उसके बीच में कहीं आ रहा है, इसका तो ना फर्स्ट लेटर है Na, ये Na कैसे पड़ा इसका, तो ये Na कैसे होते हैं, तो इनके लैटिन नेम होते हैं ना, उसके हिसाब से पड़ता है। तो सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नेटेरियम है, नेटेरियम सोडियम का लैटिन नेम है। तो नेटेरियम में क्या होता है, ये देखो नेटेरियम की स्पेलिंग ये है, तो इसमें क्या होगा, Na आ रहा है ना, स्टार्टिंग के 2 लेटर आ रहे हैं ना, तो Na, सोडियम का क्या होता है Na। तो समझ में आ गया ना, कुछ ऐसे वर्ड्स जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कैसे नेम पड़ा है, जो लैटिन वर्ड से पड़ता है। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का K क्यों है, क्योंकि इसका लैटिन नेम है कैलियम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, इनके देख सकते हैं आप लोग,
यहाँ पे देख लो इनके एलिमेंट्स के नेम दे रखे हैं, यहाँ पे सिंबल है और इनके लैटिन नेम दे रखे हैं, मतलब इनके सिंबल किस हिसाब से पढ़े हैं, इनके लैटिन नेम के हिसाब से पढ़े हैं। एंड जो IUPAC नेम होते हैं वो ऐसे होते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, नहीं, ये हर जगह सेम होते हैं। इसका जो ये रूल होता है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। तो ये लैटिन नेम्स के 2 टेबल है, आप इनमें कुछ देख सकते हैं। देखो पोटेशियम में देखो कैलियम है, सोडियम में देखो नेट्रियम है ना, ऐसे आप सब देख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो कहने का मतलब है जो एटम्स है ना उनका साइज इतना छोटा होता है कि तो उनका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बोले या फिर जो एग्जैक्ट एटॉमिक मास है ना वो मेज़र करना मुश्किल होता है, ठीक है। बट जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो फिर भी हम निकाल सकते हैं। रिलेटिव मतलब आसपास जो उनका नियर बाय होता है, ठीक है। तो एटम्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड, एटम्स को हम अलग नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इसके साइज के कारण। इसका साइज इतना छोटा होता है, इस चक्कर में हम नहीं कर सकते हैं। तो वैसे स्टैंडर्ड एटम क्या लिया गया है, स्टैंडर्ड एटम लिया गया है कार्बन। लेकिन पहले क्या लिया गया था, पहले हाइड्रोजन को चूज़ किया गया था। पर हाइड्रोजन के क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट होते हैं बट उनके डिफरेंट मास होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का क्या था, हाइड्रोजन इसका H1 में भी प्रेजेंट था, H2 में भी प्रेजेंट था, H3 में भी प्रेजेंट था। तो मतलब आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया, सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास, ठीक है। तो आइसोटोप्स थे इसके, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया कार्बन से। नहीं तो पहले हाइड्रोजन को चूज़ किया गया था, बाद में इसको हटा दिया गया, ओके। तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है सपोज है ना, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए H1 H2 H3। तो हमें क्या होता है, एवरेज मास लेना होता है। तो एवरेज मान हाइड्रोजन का एवरेज मास क्या निकला, 1.003 म्यू या फिर AMU है ना, इसका यूनिट है, जो इसका निकला एवरेज मास म्यू, ठीक है। तो हम इसको नहीं ले सकते थे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने लिया कार्बन। कार्बन का क्या होता है, C12 हो गया, C14 तो क्या रेडियो एक्टिव होता है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हमने C12 यूज़ किया, ठीक है। तो अब कार्बन को स्टैंडर्ड एटम बोला जाता है। इसलिए क्या होता है कि हमें जैसे सपोज कार्बन का पता चल गया है ना, कार्बन का मास 12 है, तो जो कार्बन के नियर बाय होते हैं ना, हम फिर इस हिसाब से देखेंगे कौन सा हैवी एटम है, कौन सा एलिमेंट या फिर एटम जो भी है, कौन सा लाइट वेटेड है, कौन सा हैवी वेटेड है। उस हिसाब से हम इनको रिलेटिव एटॉमिक मास इसका निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि हीलियम है, हीलियम का क्या होता है, 4 है। तो हीलियम का 4 कैसे निकला, वो कार्बन का 1/12 है, ठीक है। हीलियम एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम, है ना। तो ऐसे ही हम बाकी सारे निकालते हैं। फिर हम आते हैं मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड विच इज एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल वो होता है जब कोई भी मतलब 2 एटम आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। सिंगल रहेगा, जैसे ऑक्सीजन का एक सिंगल O है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हीलियम ले लो, हाइड्रोजन ले लो, अगर सिंगल है तो क्या है कि वो एटम है। जब उसका जैसे ऑक्सीजन का O2 हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो मॉलिक्यूल बन गया। जब ये सिंगल आपस में मतलब ओनली एग्जिस्ट कर सकते हैं ना अकेले, तो उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि एबल है, मतलब जिसको कैपेबल है अकेले एग्जिस्ट करने का, ठीक है, उसको हम बोलेंगे। तो मतलब एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो जैसे कि क्या हो गया, O2 2 ऑक्सीजन है ना, O3 3 ऑक्सीजन है ना। ऐसे ही S8 ले लो, 8 सल्फर, ऑक्टाटॉमिक बोलते हैं ना इसको। फिर हम आते हैं कुछ एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए। डायटॉमिक का मतलब हो गया जो 2 होते हैं, ट्राइटॉमिक मतलब जो 3 होते हैं, ठीक है। ऐसे फिर इनको क्या है, एटोमिसिटी में डिवाइड कर दिया गया है ये सारी चीज़ को। इट इज़ अ नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, मतलब नंबर ऑफ एटम है किसी कंपाउंड के अंदर। जैसे मोनो एटॉमिक क्या हो गया, जो सिंगल हो गया, जैसे हीलियम हो गया। डायटॉमिक मतलब O2 हो गया, मतलब 2 एटम है ना। ट्राइएटमिक मतलब 3 एटम हो गए, जैसे ऑक्सीजन की 3 मान लो, O3 ओजोन। पॉलो एटमिक मतलब टेट्राएटमिक भी हो सकता है, पेंटाएटमिक भी हो सकता है, जैसे P4 हो गया, तो कुछ भी हो जाएगा ना। फिर जैसे S8 क्या हो जाता है, ऑक्टाएटमिक, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है।
फिर हम आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, ठीक है, फिक्स्ड होल नंबर, ओके, रेशियो में, जैसे कि H2O हो गया, NaCl हो गया, ये सब क्या कंपाउंड है, ठीक है। NaCl देखो 1:1 में हो गया है ना, ऐसे। एंड कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, ये सब हम देख सकते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे कि जैसे अभी हमने एग्जांपल देखे ना, NaCl हो गया एग्जांपल, H2 हो गया, कोई भी एक कंपाउंड के हो गया ना, मॉलिक्यूल्स आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब जो भी उनका फार्मूलाज होता है उसमें लिखा जाता है वो, ठीक है। फिर हम आते हैं एटम्स एंड आयन्स पे, ओके। तो सबसे पहले हम आते हैं आयन क्या होता है एंड एटम क्या होता है। तो जैसे सबसे पहले हम लेते हैं एक एटम, तो सपोज एग्जाम्पल लिया एक्स एक एटम है, कोई भी मतलब वेरीफाई नहीं किया हुआ कि कौन सा एटम है, ठीक है। जब इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इक्वल है दोनों में एटम में, तब तो वो बनता है एटम, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल है दोनों। अगर 16 इसमें है तो उसमें भी 16 है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल कंपोजिशन में है, तब तो ये हो गया एटम, ठीक है। अब आते हैं आयन कैसे बनता है। तो आयन में क्या होता है, एटम न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और एटम क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल कंडीशन पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है ना। और अगर वो सपोज न्यूट्रल नहीं होगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएंगे, तो जैसे वो न्यूट्रल नहीं रहा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, जैसे ये एक्स है, इसका सपोज चार्ज आ गया इसके ऊपर, तो क्या होगा, इस पर प्लस या फिर माइनस कोई भी चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। जैसे एटम पे चार्ज आता है तो वो आयन बन जाता है। एग्जाम्पल O2 प्लस मान लो या फिर O2 माइनस मान लो, तो ये क्या बन जाते हैं, चार्ज बन जाते हैं। जैसे कि एनायन है, जैसे कि एनायन देखते हैं सबसे पहले। एनायन पे क्या होता है, ये एक एटम है, जब माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज आ गया एनायन के ऊपर, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है तो हम एनायन बोलते हैं। तो इस पे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्जेस। फिर कैटायन में क्या होता है, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में, ठीक है, ओके। और एनाइन क्या करता है, नेगेटिव पार्टिकल बाहर से गेन करता है, और कैटाइन क्या करता है, नेगेटिव पार्टिकल लूज कर देता है, ठीक है, लूज कर देगा। तो अब हम आते हैं कैटायन पे। कैटायन वही हो गया, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। ये जितना सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा कैटायन के ऊपर +1, 2 लूज कर दे तो +2 आ जाएगा। वैसे जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कैटायन में, कोई भी एटम है, ये एक्स एटम हो गया, यहाँ इसके नेगेटिव चार्ज और यहाँ इसका पॉजिटिव चार्ज हम लिखते हैं, तो यहाँ पे तो हो गया 16, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ कितने हो गए, 15 हो गए, 15 हो गए, और यहाँ 16 ही रह गए, तो मतलब यहाँ एक एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्लस चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे सपोज इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, मतलब यहाँ 16 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं एनाइन में। तो एनाइन में क्या होता है, वही सेम चीज़, कोई भी एटम है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, तो वही 16 आप ले लो वापस से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसने नेगेटिव चार्ज ने इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया, एक नेगेटिव चार्ज इसने गेन कर लिया, तो यहाँ क्या होगा, 17 हो जाएगा, है ना, तो -1 हो जाएगा। 2 गेन कर लिए तो यहाँ 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। और एनायन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ओके।
फिर हम आते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या, तो इस वैलेंसी क्या होती है कि इसकी कैपेसिटी होती है कि कितने नेगेटिव चार्ज ये ले सकता है और कितना नेगेटिव चार्ज ये कितना दे सकता है, वो जो कैपेसिटी होती है इसकी, ठीक है। मतलब इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, डिपेंड करता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि Na+ है ना सोडियम का, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, वैलेंसी कितना हो गया इसका, +1 हो गया। क्यों, क्योंकि इसने एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, इसलिए इसका +1 हो गया। अगर 2 करता तो +2 हो जाता, ठीक है। फिर हम आते हैं कुछ एलिमेंट्स क्या होता है, इनके वैलेंसी फिक्स होते हैं और कुछ होते हैं इनकी वैलेंसी 1 या 1 से 2 से ज़्यादा होता है। जैसे कि आयरन में देखते हैं, आयरन का Fe+2 भी होता है, Fe3+ भी होता है, कॉपर में भी होता है प्लस भी होता है, और कॉपर में +2 भी होता है ना। तो ये क्यों होता है ये हम देखते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, देखो जब कोई छोटी वैलेंसी है ना तो उसके पीछे तो क्या लग जाएगा OUS, और जो बड़ी वैलेंसी है उसके पीछे लग जाएगा IC। तो जैसे Fe2+ है तो इसको हम क्या बोलेंगे फेरस, Fe3+ को हम क्या बोलेंगे फेरिक, और ऐसे ही Cu+ को हम क्या बोलेंगे क्यूप्रस, Cu+2 को हम क्या बोलेंगे क्यूप्रिक, ठीक है। फिर आते हैं रेडिकल। रेडिकल क्या होता है, ये एटम का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ होता है, एक एटम का ग्रुप होता है जिसके ऊपर चार्ज लगा होता है, और इनको पोलो एटॉमिक आयंस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं सबसे पहले कार्बनेट। कार्बनेट का क्या होता है CO3, मतलब ग्रुप ऑफ एटम कैसे हो गया, एक कार्बन हो गया 3 ऑक्सीजन हो गया, तो ग्रुप ऑफ एटम हो गया, और इसके ऊपर क्या लगता है 2- चार्ज लगता है ना, तो ये रेडिकल हो गया, ओके। फॉर एग्जाम्पल और हम ले लो SO4 2- सल्फेट वाला ले लिया, नाइट्रेट ले लो, है ना। तो इन सब के ऊपर देखो एटम है और इनके ऊपर जो चार्ज लग रहा है ना एटम के, मतलब ग्रुप ऑफ एटम है और उसके साथ में चार्ज लग रहा है, ये देखो, तो इनको क्या बोला है रेडिकल। फिर हम आते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फार्मूला के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये फार्मूला है और इनके चार्जेस कितने हैं, ये इनमें ये बताए गए, इनके चार्जेस बता दिए गए, ठीक है ना, कि इसके ऊपर कितना चार्जेस लगा है ये हम इस टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं केमिकल फार्मूला है ना, तो जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है नंबर कितना, सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है देखो, सोडियम मतलब Na+, ओके, एंड ऑक्साइड का हमने लिख लिया O2-। अब इसका हमने केमिकल फार्मूला बनाना है, तो इसमें क्या होगा इनके वैलेंसीज एक्सचेंज हो जाएगी। तो सोडियम की क्या है 1, ऑक्सीजन की 2 है, तो 2 तो आ जाएगा सोडियम के पास में Na2, और जो सोडियम की 1 है वो चल जाएगी इसके पास में ऑक्सीजन के पास में, तो क्या हो जाएगा Na2O। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बना आपको समझ में आ गया। एक हम देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में हम देखते हैं कैल्शियम की है +2 और क्लोरीन की है -1, है ना। तो अब यहाँ पे देखो इसकी 2 लिख ली यहाँ पे, फिर इनको दोनों को क्रिस क्रॉस कर दो तो कैल्शियम के पास में कितनी आ जाएगी 1 और क्लोरीन के पास में कितनी आ जाएगी 2, तो CaCl2 बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना कैसे बन रहे हैं फॉर्मूले। जैसे कि हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में यहाँ पे क्या है फ्री रेडिकल भी है, ठीक है। फ्री रेडिकल के फॉर्म में केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है ये देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट में फ्री रेडिकल भी प्रेजेंट है, तो सोडियम में तो क्या हो गया Na+ और कार्बोनेट का हो गया CO3 2-, तो कार्बोनेट में क्या रेडिकल भी आ गया, तो Na की वैलेंसी 1 कार्बोनेट की 2, इनको क्रिस क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा Na के पास 2 आ जाएगा Na2CO3, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को कैसे फॉर्मूलाज बनाने हैं। जैसे हम लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एग्जाम्पल हम लेते हैं NH4 + OH-। तो यहाँ पे दोनों का वैलेंसी 1-1 है, दोनों को क्रिस क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा NH4OH, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूलाज कैसे बनाना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास, ओके। चलो हम पहले देखते हैं
तो सबसे पहले क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया, CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है सबसे पहले हम ये देख लेते। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कैल्शियम कितना है, 1 है। तो कैल्शियम का हम सबसे पहले लिख लेते हैं मास 60 प्लस, फिर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, तो हम लिख लेते हैं 2 × 1 क्योंकि इसका 1 मास है, प्लस कार्बन, कार्बन हमारे पास कितने हैं, 2 क्योंकि होल ट्वाइस है ना, तो कार्बन का कितना गया 12 × 2 प्लस उसके बाद में हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 6, अंदर 3 है और बाहर 2, तो 2 × 3 6 हो गया ना, तो 6 × प्लस 6 × 16, ठीक है 6 × 16 हो गया। उसके बाद में हम इसका दूसरा फॉर्म लिखते हैं, क्या निकला 12 + 2 + 24 + 96, तो इसका मतलब क्या हुआ 134 ग्राम मास निकला इसका। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास हमने कैसे दिया अब हम लोगों ने देख लिया ना। अब हम आते हैं CO2 पे। CO2 में कार्बन का मास कितना है, CO2 पे हम आते हैं, कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का मास कितना है 16। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 1 × 12 कार्बन का, ऑक्सीजन 2 है तो प्लस 2 × 16 है ना, तो कितना हो गया 12 + 32 = 44 ग्राम। ठीक है, समझ आ रहा है ना कैसे हो रहा है। उसके बाद आते हैं जिंक सल्फेट पे, ZnSO4, जिंक सल्फेट कितना हुआ ZnSO4, इसमें Zn का कितना हो गया 65 प्लस सल्फर का कितना हो गया 32 है ना, सल्फर का कितना हुआ 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 है ZnSO4 में है ना, तो 4 × 16 तो क्या हुआ 65 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो गया 161 ग्राम। ठीक है, अब हम आते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड पे हम करते हैं NH4Cl, तो यहाँ पे सबसे पहले नाइट्रोजन 4 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4 प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 53.5 ग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे निकाले हैं। अब हम आते हैं मास परसेंटेज पे, एलिमेंट्स का क्या निकलता है। सबसे पहले मास परसेंटेज का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या होता है, जिस भी एलिमेंट का हमें मास निकालना है तो उस एलिमेंट का मास आ जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे पहले क्या कहेंगे एलिमेंट का जिसका हमने मास निकालना है, एलिमेंट मास आ गया ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, टोटल मास इंटू 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे जिसका भी हमें निकालना है उसका, फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं भाई, जैसे हमारे रिजल्ट आता है तो हमारे पास क्या होता है, एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हमारे पास क्या होता है, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, हिंदी में कितने मार्क्स आए, साइंस में कितने आए, सोशल स्टडीज़ में कितने आए, ये सारे मार्क्स होते हैं। और इस सारे मार्क्स का जो परसेंटेज निकल गया सपोज है ना, फिर हमने क्या करना है, हमें इंग्लिश का वेटेज निकालना है कि हमारे एक सब्जेक्ट का कितना वेटेज था, है ना भाई, हमारे पूरे परसेंटेज में एक सब्जेक्ट के हमारे कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना वेटेज निकल रहा है पर सब्जेक्ट का, तो हम कैसे निकालेंगे। वैसे सपोज इंग्लिश है, इंग्लिश में कितने आए मार्क्स हमारे 100 में से 70 आए। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने थे, है ना, टोटल मार्क्स कितना था उतना ले लो, चलो 600 था टोटल, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इंटू 100 कर दिया, फिर 70 को डिवाइडेड बाई 6 कर दो। तो जिस भी हिसाब से हम लोगों ने ऐसे किया, तो इससे क्या होगा, जो परसेंटेज निकल जाएगी वो परसेंटेज कितना इंग्लिश सब्जेक्ट का वेटेज हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से हमने इसमें करना है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हमने क्या करना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में हमें मास किसका निकालना है, मास परसेंटेज किसका निकालना है, कॉपर सल्फेट में कॉपर का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपर का मास कितना होता है 64, कॉपर का है 64, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 16। ओके, CuSO4। तो अभी हमने कैसे निकालना है, देखो जिसका निकालना है उसका ऊपर लिखेंगे, तो हमें किसका निकालना है कॉपर का, तो कॉपर का कितना है 64 डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल इसका हमने कितना होगा, टोटल हो गया 64 प्लस 32
प्लस 16 इंटू 4, तो टोटल हो गया 160, ठीक है, 160 इंटू 100, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना निकल जाएगा, 0 से 0, ये 2 की टेबल से 5, ये 8 और ये कितना हो गया 8, 5 8 मतलब 40%, तो इसका आंसर कितना है 40%। तो कॉपर का मास परसेंटेज कितना था 40%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है, 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स, एक सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक है, इसके अंदर कितना, इसका कितना ग्राम है H2SO4, 4.9 ग्राम, ठीक है। इसके अंदर क्या है 0.1 ग्राम तो हाइड्रोजन है, 0.1 ग्राम हाइड्रोजन है, 1.6 ग्राम सल्फर है, और जो बाकी बची वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन निकालेंगे, रेस्ट ऑफ इज ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, 4.9 माइनस 1.6 प्लस 0.1 करके, पहले तो ऑक्सीजन का निकाल लिया, तो ऑक्सीजन कितनी है 3.2 ग्राम है, ठीक है। अब हम निकालते हैं बाकी, तो हमें कि मास परसेंटेज किसका निकालना है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होगा, 0.1 ग्राम दिया हुआ है, टोटल कितना था 4.9 इंटू 100, तो हाइड्रोजन का कितना निकलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद में मास परसेंटेज निकलेगा 2.04%, ठीक है। अब बाद में हम निकालते हैं सल्फर का, सल्फर का निकालते हैं, सल्फर का कितना दिया हुआ है ग्राम, 1.6 ग्राम दिया हुआ है, टोटल कितना है 4.9 ग्राम, राइट, इंटू 100, तो इसका मास परसेंटेज इसको सॉल्व करके तो कितना निकलेगा 32.65%, ओके। अब हम निकालते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हमने निकाला, कितना बना 3.2 ग्राम डिवाइडेड बाय 4.9 ग्राम टोटल मास इंटू 100, तो कितना परसेंटेज हुआ, मास परसेंटेज कितना निकला इसका 65.30%, ठीक है। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते पता चल गया ना, कोई भी एलिमेंट का जो मास है उसके डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100 कर देंगे, जैसे कि हम हमारे रिजल्ट निकालते हैं स्कूल में, उसी सेम फॉर्मूला से हम यहाँ पे मास निकालेंगे, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट का जब हम परसेंटेज निकालते हैं कैसे निकालते हैं ना, सेम उसी तरीके से निकालना है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।